सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्रमचय संचय, परमुटेशन, कम्बिनेशन। बहुत मज़ेदार टॉपिक। सामान्य परसेप्शन ये है बड़ा कठिन होता है, लेकिन बेहद आसान। इतना आसान है कि अगर आप इस पर अपने समय लगाएंगे, ध्यान देंगे तो मास्टर की आवश्यकता ही नहीं है। क्रमचय संचय क्या बताता है? क्रमचय जैसा नाम है, जहाँ क्रम का महत्व होता है वहाँ क्रमचय, और जहाँ क्रम का महत्व नहीं होता है वहाँ संचय। कुछ दो शब्द हैं, एक व्यवस्था और एक समूह। व्यवस्था में वस्तुओं के क्रम का महत्व होता है, समूह में क्रम का महत्व नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी, व्यावहारिक जीवन में भी ये यूज होता है। आपके पास, जैसे आपके परिवार में, कुटुंब में कह लो 10 बच्चे हैं और आपके पास 40 आइटम हैं। आपको सब में बांटने, उनके रुचि के अनुसार भी बांटने, उनके उम्र के अनुसार भी बांटने हैं, और कोई असंतोष नहीं हो जाए इस तरह से भी बांटने। तो ये जो टॉपिक है ये बताता है, सारे विकल्पों को बताता है कि कितने तरह से आपके पास ये विकल्प उपलब्ध हैं कि उनको आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। या आप सपोज आप जैसे मोबाइल आपने सिक्योरिटी ऐप लगा रखा है, उसमें पासवर्ड डालना है आपको। पासवर्ड आपको पता है, कुछ चीज़ें तो पता है आपको कि पासवर्ड 4 डिजिट का पासवर्ड है। नंबर पता है आपको कि 1 2 3 4 हैं, लेकिन उनका सीरियल भूल गए आप। सीरियल भूल गए तो ये विषय बताता है कि कुल कितने विकल्प हैं आपके पास, जिनसे आप उनको अपने पासवर्ड को रिकॉल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जितनी संभावनाएं के अलावा अपन कह सकते हैं कि जितने विकल्प हैं वो ये बताता है। जैसा नाम है क्रमचय संचय, उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन क्रमचय संचय में जो सारी स्थितियाँ बनती हैं, जो सारे विकल्प बनते हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनकी गणना करने के लिए और कुछ परिभाषाओं की आवश्यकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले आता है क्रमगुणित संकेतन, फैक्टोरियल नोटेशन। तो पहले आप फैक्टोरियल नोटेशन की बात करते हैं। नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन कैसे लेते हैं? प्रथम n धन पूर्णांकों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। जैसे n फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं इसको? n फैक्टोरियल इस तरह से लिख देते हैं, या फैक्टोरियल n इस तरह से भी लिख देते हैं। और किसके बराबर है ये? 1 से लेके n तक की संख्याओं का गुणा है। या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, विपरीत क्रम में भी लिख सकते हैं। n धन पूर्णांकों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया। तो n फैक्टोरियल यानी कि 1 से लेके n तक की संख्याओं को गुणा, कंजुगेटिव प्रोडक्ट हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर n फैक्टोरियल बराबर, ये n तो ऐसे ही रोक लिया, और 1 से लेके n माइनस 1 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। इसी तरह से और आगे भी लिख सकते हैं आप। n फैक्टोरियल तो ऐसे लिखें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में क्या किया? 2 फैक्टर ले लिए आपने, n इंटू n माइनस 1। आगे कितना हो जाएगा? n माइनस 2 से घटते घटते 1 तक की संख्याओं गुणा, या आप कह सकते हैं 1 से लेके n माइनस 2 तक की संख्याओं गुणा। तो वो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ जैसे ये लिखा आपने n फैक्टोरियल वाला, इसी में n बराबर 1 लिख दें। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा 1 फैक्टोरियल, और राइट साइड में आ गया 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल तो कितना है पता नहीं है, लेकिन 1 फैक्टोरियल तो 1 है, तो 1 और 1 कैंसिल हो गए, यानी कि ये आ गया 1 बराबर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल अपन परिभाषा से नहीं निकाल सकते, क्योंकि परिभाषा में तो ये क्या है? प्रथम n धन पूर्णांकों का गुणा का है। यहाँ 0 फैक्टोरियल लिख दिया, 0 धन पूर्णांक तो है नहीं, लेकिन आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया 0 फैक्टोरियल बराबर 1। तो इस तरह से कुछ फैक्टोरियल अपन लर्न करके रखेंगे, वो देखते हैं आगे। एक बार दोबारा से ये परिभाषा देख लेते हैं। क्रम गुणित n फैक्टोरियल n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सतत गुणा क्रम गुणित n कहलाता है। इसे हम संकेत फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार जो पहले लिखा था उसको दोबारा लिख दिया है, n फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, ये हो गया। या रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया,
n फैक्टोरियल बराबर n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 3 इंटू टू इंटू वन। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन की बात रही। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स और यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n एंड डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल। और इस तरह से भी लिख देते हैं और इस तरह से भी लिख देते हैं फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल। तो ये आपकी परिभाषा की बात हुई। अब छोटे छोटे कुछ रिजल्ट आप लिख लेते हैं। यूजफुल रिजल्ट्स बहुत बार आपको यूज करने होंगे। तो जैसे आपने 0 फैक्टोरियल अभी देखा 1 है, 1 फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 2 के बराबर आ गया, 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 हो गया। इसी तरह 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, 6 फैक्टोरियल 720 हो गया, 7 फैक्टोरियल 1 2 3 अप टू 7 1 से 7 तक मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5040। फिर 8 फैक्टोरियल 8 से लेके 8 तक गुणा किया, ये कितना आ गया 40320। इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। तो 1 से लेके 7 तक का गुणा था अपने पास 5040 और 8 से गुणा और कर दिया तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आता है 9 फैक्टोरियल 9 से और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 362880 और 10 फैक्टोरियल 3628800। इस तरह से 7 फैक्टोरियल तक आपको निश्चित रूप से लर्न करके रखना है और आगे भी याद रखें तो और अच्छा है। तो 7 फैक्टोरियल कितना है 5040, 6 फैक्टोरियल 720, 5 फैक्टोरियल 120। अब इसके साथ साथ कुछ रिजल्ट्स और आते हैं तो वो रिजल्ट्स देखते हैं। सेकंड रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, मैं अपनी राइटिंग में भी लिख देता हूँ। n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस 1 दिस इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपको लर्न करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, बार बार यूज होगा। एक बार प्रूफ कर लेते हैं आप इसे। हाँ, प्रूफ करने के लिए आपने ऐसा किया, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले तो आप ये क्या लर्न करने के लिए देखें, लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। n से शुरू करके लगातार घटती हुई संख्याएं आ रही हैं। कितने गुणनखंड आ रहे हैं पहले तो ये देख लें। ये गुणनखंड काउंटिंग करके देखें कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4, 4 तो नहीं है, 4 नहीं है क्योंकि बीच में डॉट 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 लिखा हुआ है। अगर शुरुआत से देखें तो पहले वाला क्या है, पहले वाला n माइनस 0 है, दूसरा वाला n माइनस 1 है, तीसरा वाला n माइनस 2 है और लास्ट वाला n माइनस r माइनस 1 है। यानी हर ब्रैकेट में n तो फिक्स है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कैसे, पहले में 0 फिर 1 फिर 2 और लास्ट में r माइनस 1। 0 से लेके r माइनस 1 तक देखें तो 1 से लेके r माइनस 1 तक तो r माइनस 1 होंगे और 0 से r माइनस 1 तक r हो गए। इसका मतलब कैसे याद करेंगे, n से घटती हुई क्रमागत r संख्याओं का गुणा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर है। दोबारा से, प्रोडक्ट ऑफ r डिक्रीजिंग कंजुगेटिव नंबर स्टार्टिंग विद n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब प्रूफ की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसके आगे ऐसा करते हैं, इसके आगे वाली संख्या लेते हैं, उनका गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। इससे नेक्स्ट आएगा n माइनस r, उससे n माइनस r माइनस 1 और ये फिर आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया है उतना ही नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर कितना किया है, n माइनस r से घटती हुई संख्याएं 1 तक, इतना ही नीचे कर देते हैं। n माइनस r माइनस 1 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखें न्यूमिनेटर में देखें, अंश में देखें, 1 से बढ़ते बढ़ते ऐसा लग रहा है n तक की संख्याओं को गुणाएं और 1 से लेकर n तक की संख्याओं को गुणा क्या होता है, n फैक्टोरियल। और नीचे क्या है, 1 से लेके n माइनस r तक की संख्याओं को गुणाएं। तो ऊपर तो हो गया ये n फैक्टोरियल और नीचे हो गया n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इसको आप लर्न करके रखेंगे, आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो दोबारा से किस तरह से लर्न किया आपने, प्रोडक्ट ऑफ r डिक्रीजिंग कंजुगेटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद n
इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको आपने प्रूफ कर लिया। प्रूफ की इतनी आवश्यकता नहीं है, आसान सा प्रूफ है, लेकिन आपको रिजल्ट लर्न करके रखना है। इस पे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने अगर n बराबर 1 लिख देते तो n बराबर कितना आ जाता, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता। ये एग्जाम्पल, ये तो आपने अभी वैसे ही देखा था। अब दूसरा, अगर r बराबर 2 रख देते आप, मतलब 2 फैक्टर लेते तो कितना आता है आपका, ये n इंटू एन माइनस 1 बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया। यानी कि 2 फैक्टोरियल को गुणा करेंगे तो नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टर्स का गुणा करेंगे तो n माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा। r फैक्टर्स का गुणा करेंगे तो ये आएगा। और लिख देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो n से शुरू करके लगातार घटती हुई 3 संख्याओं का गुणा। एक और लिख दें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, n से शुरू करके क्रमागत घटती हुई 4 संख्याओं को गुणा। प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजुगेटिव डिक्रीजिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। n से स्टार्ट किया, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रिजल्ट देखते हैं। आप दे रखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1, दिस इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 टू दी पावर n। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो देखते हैं किस तरह से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर n, दिस इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। दोनों से किसी भी तरह लर्न कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए अपन राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देते हैं। 2n फैक्टोरियल को लिखा आपने 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड लास्ट में लिखा 2n माइनस 1 इंटू 2n अपॉन n फैक्टोरियल। आपको जो लाना है उसमें ऑड नंबर्स हैं, तो अपन ऐसा करते हैं, जो राइट साइड में लिखा है ऑड नंबर्स को एक साथ लेते हैं, इवन नंबर्स को एक साथ लेते हैं। तो ये ले लिया आपने 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 2n माइनस 1, एक ब्रैकेट में तो ये लिखे। अगले ब्रैकेट में फिर क्या किया आपने, सारे इवन नंबर लिख लिए, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 एंड सो ऑन, लास्ट में 2n आ गया और नीचे n फैक्टोरियल था। अब जो ऑड नंबर्स हैं उनको तो ऐसे ही कैसे नोट कर दिया, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन 2n माइनस 1। टोटल 2n नंबर्स थे, इसमें से आधे सम होंगे आधे विषम होंगे। पहले विषम लिख दिए। अब ये सम वाले ब्रैकेट में देखते हैं, यहाँ भी n नंबर्स हैं, 2 4 6 8 अप टू 2n। तो हर नंबर में से 2 आउटसाइड ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। तो पहला आ जाएगा 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 अप टू 2 इंटू n। तो कितना आ गया ये 2 टू दी पावर n, और ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n तक आ गया। और नीचे आपका क्या है, n फैक्टोरियल है। अब ये n फैक्टोरियल और ये ऊपर लिखा है ये भी n फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो गए। ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया n फैक्टोरियल से। तो फाइनली क्या बचा, ये बचा आपके पास 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर n। और ये क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर लिया। ये क्वेश्चंस भी हैं और इनको रिजल्ट की तरह भी यूज करेंगे अपन। जब आगे क्वेश्चंस आएंगे, कई बार बड़े एक्सप्रेशन दे रखे होते हैं, तो वहाँ इनको यूज कर लेंगे आप। यानी 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर, दिस इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 टू दी पावर n। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये रिजल्ट आ गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। क्वेश्चन है एक तरह से, तो क्वेश्चन तो है ही और बाकी रिजल्ट की तरह भी लर्न करेंगे। क्या लिखा है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n इंटू n फैक्टोरियल। किसके बराबर हो गया ये, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं आप प्रूफ करने के लिए, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2
प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 डॉट 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 प्लस n इंटू फैक्टोरियल n। अब जो फैक्टोरियल के अलावा जो आउटसाइड नंबर है उनको अपन +1 -1 करके लिखते हैं। जैसे 1 है, 1 को लिख लिया आपने 2 - 1 इंटू फैक्टोरियल 1। 3 है, फिर आगे कौन सा है 2, 2 को लिखा 3 - 1, 3 - 1 इंटू फैक्टोरियल 2। फिर लिखा 4 - 1 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, n + 1 - 1 इंटू फैक्टोरियल n। अब इन ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं। 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 है, तो 2 इंटू 1 ये 2 फैक्टोरियल हो गया। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1। देखें पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या लिखेंगे 2 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1, तो 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल हो गया। फिर इसको लिखा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर ये 3 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ लिखा फिर आपने फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2। इसी तरह से आगे लिखा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, और इसी तरह से लास्ट में लिखा फैक्टोरियल n + 1 माइनस फैक्टोरियल n। अब देखें आप इनमें से एक कैंसिल होते जा रहे हैं। अभी यहाँ 2 फैक्टोरियल विद पॉजिटिव साइन, 2 फैक्टोरियल विद नेगेटिव साइन, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसी तरह ये कैंसिल हो गया, इसी तरह लास्ट वाले से ये कैंसिल होगा। फिर क्या बचा अपने पास, पहले ब्रैकेट से तो बचा माइनस फैक्टोरियल 1, और फिर लास्ट से बचा फैक्टोरियल n + 1। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो इसको लिख दिया फैक्टोरियल n + 1 माइनस 1। ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो एक ये रिजल्ट हुआ। बेहद आसान रिजल्ट हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। सभी आपको क्वेश्चंस की तरह करने भी हैं, क्वेश्चंस की तरह एग्जाम में आ भी जाते हैं और लर्न भी करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक इक्वेशन आ गई, बहुत यूजफुल इक्वेशन है, एग्जाम में आते रहते हैं इस पर क्वेश्चन। अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो भी देखेंगे आप। 1/n - 2 फैक्टोरियल प्लस 1/n - 1 फैक्टोरियल बराबर x/n फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज x = n²। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे आप इसे। गिवन इक्वेशन, दी समीकरण 1/n - 2 फैक्टोरियल प्लस 1/n - 1 फैक्टोरियल बराबर x/n फैक्टोरियल। अब क्या किया, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल बराबर x। ये तो अभी पढ़ के आए हैं आप। n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, n से शुरू करके क्रमागत घटती हुई r संख्याओं को गुणा। यहाँ 2 फैक्टोरियल है, तो ये कितना हो गया, ये तो आपके पास हो गया n × n - 1। ये सिंपल n के बराबर हो गया x। पहले ब्रैकेट n² माइनस n, फिर अगला प्लस n कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया x बराबर n² आ गया। तो बेहद आसान रिजल्ट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं बताता हूँ। तो दोबारा से देखें, 1/n - 2 फैक्टोरियल प्लस 1/n - 1 फैक्टोरियल दिस = x/n फैक्टोरियल। जब ये इक्वेशन दे रखी होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, n² होगी। अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल दिस = x/8 फैक्टोरियल देन द वैल्यू ऑफ x इज। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी फार्मूला पढ़ा था तो सीधे सीधे x लिख देंगे। यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 8² यानी 64। बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड आंसर आ गया। और अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंस क्या दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल। ये गिवन है। 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दी, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल बराबर x। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 8 × 7 आ गया। इसको एक्सपेंड करेंगे आप, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल आएगा, तो ये आ गया। प्लस यहाँ से 8 आ गया, दिस = x। हाँ, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 56 और 8 = 64। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास,
64 आ गया। यही आंसर दे रखा था, तो कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो पहला रिजल्ट था उसकी सहायता से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, वही सेम क्वेश्चन है। इफ़ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल देन द वैल्यू ऑफ x इज 2011 में आया हुआ है। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर n स्क्वायर होता है, x बराबर 11 स्क्वायर हो गया, यानी 121 ये आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, सीधा कर सकते हैं। यदि 1/9 प्लस 1/10 बराबर x अपॉन फैक्टोरियल 11 हो, तब x का मान 11 स्क्वायर 121 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और यू कैन से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्या कहता है, ये कहता है यदि कोई एक कार्य m प्रकार से किया जा सके और दूसरा स्वतंत्र कार्य n प्रकार से किया जा सके, तो दोनों कार्य साथ साथ m इंटू n प्रकार से और दोनों में से कोई एक m प्लस n प्रकार से किया जा सकता है। अगेन, इफ़ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m वेज एंड अनदर independent operation can be performed in n ways. Both of them can be performed in m into n ways and any one of them can perform in m plus n ways. यदि कोई दो कार्य हैं, एक कार्य, पहला कार्य फर्स्ट जॉब ये m प्रकार से और दूसरा कार्य n प्रकार से, दोबारा से यदि एक कार्य m प्रकार से हो सकता हो, दूसरा कार्य n प्रकार से हो सकता हो, तो दोनों साथ साथ बोथ साइमल्टेनियसली कितने प्रकार से होंगे, m इंटू n प्रकार से होंगे। और दोनों में से कोई एक करना होता तो m प्लस n प्रकार से। आप एग्जाम्पल देखते हैं। आप क्या है, किसी बुक सेलर के पास गए, आपने वहाँ देखी मैथ्स की 4 बुकें और फिजिक्स की 3 बुकें। कोई बुक सेलर है और उसके पास मैथ्स की 4 तरह की बुकें, 4 तरह की, यानी कि 4 ऑथर की हो सकती हैं, 4 पब्लिकेशंस की हो सकती हैं, और फिजिक्स की 3 तरह की बुकें। अब आपको कोई एक बुक लेनी है, या तो मैथ्स या फिजिक्स, तो कितने तरह से लेंगे, टोटल 7 है, कोई गणित की ज़रूरत ही नहीं है। 7 बुक रखी हैं आपके पास, M1, M2, M3, M4, P1, P2, P3, 7 पुस्तकें रखी हैं। कोई भी एक ले सकते हैं, तो 7 प्रकार से। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एक काम m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तो दोनों में से कोई एक m प्लस n प्रकार से। तो फॉर्मूले की बात करें तो 4 + 3 7 प्रकार से, 7 प्रकार से ले सकते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया आपको कि एक मैथ्स और एक फिजिक्स लेनी है, एक मैथ्स और एक फिजिक्स लेनी है, तो क्या करेंगे, अगर मैथ्स की सपोज आपने M1 ले ली, तो फिजिक्स की कौन सी लेंगे, फिजिक्स की कोई भी ले सकते हैं आप। M1 P1 ले सकते हैं, M1 P2 हो सकता है, M1 P3 हो सकता है। यानी कि मैथ्स की M1 पुस्तक लेने के बाद फिजिक्स की 3 पुस्तक लेने की चॉइस है आपको, M1 P1, M1 P2, M1 P3। अगर मैथ्स की M2 ले ली होती तो M2 P1, तो फिजिक्स की कौन से लेते, कोई भी ले सकते थे, तो M2 P1, M2 P2, M2 P3। अगर मैथ्स की आपने तीसरी बुक ले ली होती, तब फिजिक्स की लेने के लिए फिर भी 3 चॉइस थी, यानी कि M3 P1, M3 P2, M3 P3। दोबारा से मैथ्स की पहली पुस्तक ली, तब फिजिक्स की पुस्तक 3 तरह से ले सकते थे। मैथ्स की दूसरी पुस्तक ले ली, तब भी फिजिक्स की 3 तरह से ले सकते थे। मैथ्स की तीसरी पुस्तक ली, तब भी फिजिक्स की 3 तरह से ले सकते थे। और मैथ्स की अगर चौथी पुस्तक ले ली होती है आपने, तब भी फिजिक्स की पुस्तक 3 तरह से ले सकते थे। तो ये अपन ने क्या किया, कंप्लीट टेबल बना ली सारी, और कंप्लीट टेबल बना ली है, कितने हैं, 12 तरीके आ गए। लेकिन ये टेबल नहीं बनानी है, तो 4 और 3 पुस्तकें थी, अगर 24 और 17 पुस्तकें होती तो टेबल बनाते बनाते ही शाम हो जाती। तो इसलिए टेबल बना के नहीं करना है। ये तो क्या है, एक्चुअल काउंट कर लिया आपने कितने तरीके हो। और फंडामेंटल लॉ क्या कहता है, फंडामेंटल लॉ कहता है यदि कोई एक काम m प्रकार से होता हो, दूसरा n प्रकार से होता हो, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से होंगे। इफ़ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m वेज एंड अनदर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n वेज, देन बोथ ऑपरेशन साइमल्टेनियसली कैन बी परफॉर्म्ड इन m इंटू n वेज। तो ये 4 × 3 अब ये तरीके से करते, तो ये क्या कहता है, 4 × 3 12 तरीके हो जाते। यानी कि ये जो प्रिंसिपल क्या सिखाता है, ये प्रिंसिपल सिखाता है बिना गिने कैसे गिने, हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंट।
बिना वास्तव में गिने गिनना बताता है। ये तो अपन ने वास्तव में गिन ली, कितने तरीके हो गए 12, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि m गुणा n से 4 गुणा 3 12 तरीके से। तो फाइनली दोबारा एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन इस प्रिंसिपल को। हाँ, गणना का मूलभूत सिद्धांत एक बार आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई एक कार्य m प्रकार से किया जा सके और इसके करने के प्रत्येक तरीके के साथ किसी दूसरे कार्य को n प्रकार से किया जा सके। अपन क्या कह रहे थे, दूसरा स्वतंत्र कार्य। स्वतंत्र कार्य का मतलब क्या होता है कि एक कार्य अगर m प्रकार से है तो दूसरा कार्य स्वतंत्र कार्य यानी कि किसी भी तरीके के साथ हो जाए। तो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ लेते हैं आप इसे। यदि कोई एक कार्य m प्रकार से किया जा सके और इसके करने के प्रत्येक तरीके के साथ किसी दूसरे कार्य को n प्रकार से किया जा सके, तब दोनों कार्य साथ साथ m इंटू n प्रकार से किए जा सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक कार्य m प्लस n प्रकार से किया जा सकता है। अगेन, इफ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways and another independent operation can be performed in n ways, then both operations can be performed simultaneously in m into n ways and any one of them कैन बी परफॉर्म्ड इन m प्लस n वेज। तो ये आपके पास रहा फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग और यू कैन से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणनाओं का या संक्रियाओं का मूलभूत सिद्धांत। तो इसकी सहायता से अपन क्वेश्चन करते हैं। भी एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल लेते हैं आगे। वही क्वेश्चन लिख दिया है दोबारा से जो पहले किया था। यदि एक पुस्तक विक्रेता के पास 5 गणित की पुस्तकें और 4 भौतिकी की पुस्तकें, एक छात्र गणित या भौतिकी की किसी एक पुस्तक को कितने प्रकार से खरीद सकता है। ए बुक सेलर हैज 5 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 6 बुक्स ऑफ फिजिक्स। इन हाउ मैनी वेज ए स्टूडेंट कैन बाई ए बुक ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब एक लेनी है मैथ्स या फिजिक्स, तो कितने तरह से, एक काम m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तो दोनों में से कोई एक m प्लस n प्रकार से। अब यहाँ लिखाई है, सामने दिख रहा है आपको m कितनी है मैथ्स की पुस्तक है, 5, m1, m2, m3, m4, m5। कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सीधे सीधे वैसे ही दिखाई दे रहा है। फिजिक्स की कितनी है, p1, p2, p3, p4। अब कोई एक लेनी है आपको, कुल कितनी है आपके पास 9 है, तो एक 9 तरह से ही तो उठा सकते हैं आप, कोई भी एक ले सकते हैं तो 9 तरह से। और प्रिंसिपल से देखते हैं तब एक काम 5 प्रकार से हो रहा है, दूसरा 4 प्रकार से हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक 5 + 4 9 प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं, देखें वही दोबारा लिख दिया है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है आप देखें फिर पढ़ लें। एक पुस्तक विक्रेता पर 5 गणित की पुस्तकें हैं और 4 भौतिकी की पुस्तकें हैं। एक छात्र द्वारा एक गणित की और एक भौतिकी की पुस्तक, एक गणित और एक भौतिकी की। पिछली बार तो क्या कह रहे थे, एक ही ले रहे थे, अब कह रहे हैं 1 मैथ्स एंड 1 फिजिक्स। कितने प्रकार से खरीद सकते हैं, खरीदने के तरीकों की संख्या क्या होगी, दोबारा पढ़ लेते हैं। ए बुक सेलर हैज 5 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 6 बुक्स ऑफ फिजिक्स। इन हाउ मैनी वेज ए स्टूडेंट कैन बाई 1 बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड 1 बुक ऑफ फिजिक्स। एक मैथमेटिक्स और एक फिजिक्स कितने तरीके से, जो भी बात कर रहे थे पहले ही। यदि कोई एक कार्य m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ कितने हो गए 5 × 4 यानी 20 प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं फिर एक अलग बहुत आसान क्वेश्चन। एक गांव से एक नगर की ओर 5 सड़कें जाती हैं और एक देहाती कितने विभिन्न तरीक़ों से नगर जाकर गांव लौट सकता है। दोबारा पढ़ते हैं। देयर आर 5 रोड्स फ्रॉम ए विलेज टू ए सिटी। In how many different ways a person can go from village to city and come back to the village। अब ये तो शहर में घर हो गया आपका और यहाँ से गांव जाना है आपको, लेकिन कितनी है 5 सड़कें जाती हैं। एक सड़क ये रही, एक सड़क ये जा रही है, एक सड़क ये जा रही है, दूसरी वाली ऐसे घूमते हुए फिर ये जा रही है और तीसरी वाली सड़क ये। तो कौन सी सड़क से जाएगा, जाने के कितने तरीके हैं, जाने के तरीके 5, जाने के तरीके 5 किसी भी सड़क से जा सकता है और लौटने के तरीके किसी भी रोड से आ सकता है। लौटने के भी तरीके 5, लौटने के तरीके ये भी 5, जाने के तरीके 5, लौटने के तरीके 5, तो पूरी यात्रा के तरीके जैसा पहले पढ़ा अभी। यदि कोई एक कार्य m प्रकार से, दूसरा कार्य n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से। जाने का कार्य 5 प्रकार से हो रहा है, लौटने का कार्य 5 प्रकार से हो रहा है, तो दोनों साथ साथ कितने तरह से हो जाएंगे 5 × 5
यात्रा करने के तरीके कितने हो गए? 5 × 5 25 हो गए। यानी कि जाने के तरीके 5 हो गए, आने के तरीके 5 हो गए, तो कुल यात्रा के तरीके कितने हो गए? 5 × 5 25 हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, आपने पढ़ा है फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, संक्रियाओं का मूलभूत सिद्धांत, और उसकी सहायता से उस पर डिपेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। फिर एक कक्षा में 20 छात्र और 15 छात्राएं हैं। शिक्षक किसी एक छात्र या छात्रा को कक्षा प्रतिनिधि के रूप में कितने प्रकार से चुन सकता है? देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स इन ए क्लास। इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन सेलेक्ट आइदर ए बॉय और ए गर्ल एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR सेलेक्ट करना है। 20 बॉयज हैं और 16 गर्ल्स हैं। कितने सेलेक्ट करने? एक चुनना है, एक छात्र या छात्रा को। तो एक काम M प्रकार से, दूसरा N प्रकार से, तो दोनों में से कोई एक M + N प्रकार से। तो CR चुनने के तरीके, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 20 + 15 यानी कि 35 तरीके हो। और वैसे भी कॉमन सेंस से देख सकते हैं, क्लास टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्टूडेंट को आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, तो वो आपने कोई भी सिलेक्ट कर लिया। अब आगे देखते हैं। उसी में कुछ दूसरा क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है। एक कक्षा में 20 छात्र और 15 छात्राएं हैं। एक कक्षा में 20 छात्र और 15 छात्राएं हैं। शिक्षक किसी एक छात्र और एक छात्रा को कक्षा प्रतिनिधि के रूप में कितने प्रकार से चुन सकता है? देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स इन ए क्लास। इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन सेलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कितने तरह से? अब पहले तो एक ही चुनना था, अब 2 चुनने, एक बॉय और एक गर्ल। तो ये तो कितना है? 20 और ये कितने? 15। तो टोटल तो चुनने के तरीके कितने हो गए? 300। आप अगर इसमें काउंटिंग देखते तो काउंटिंग भी देख सकते थे। सपोज B1 सेलेक्ट कर लिया होता, B1 B2 B3 अप टू B20 वो बॉयज हैं। अगर B1 सेलेक्ट हो गए तो गर्ल्स कैंडिडेट कितने तरह से चुन सकते हैं? 15 तरीके से। B1 G1, B1 G2, B1 G3 और इसी तरह से लास्ट में B1 G15। यानी कि B1 के चुनने के बाद छात्रा प्रतिनिधि का चुनाव 15 तरीके से हो सकता है। इसी तरह B2 को चुनने के बाद छात्रा प्रतिनिधि का चुनाव फिर 15 तरीके से हो सकता है। इसी तरह B3 के चुनने के साथ भी 15 तरीके से, और B20 चुन लिया गया होता तब भी 15 तरीके से। लेकिन अब क्या है, और दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, अगर पहले G1 का सिलेक्शन हो गया होता, अगर पहली लड़की चुन ली गई होती G1, तो बॉयज़ का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता था? G1 B1, G1 के साथ B1 आ सकता था, G1 के साथ B2 हो सकता था, G1 के साथ B3 हो सकता था, इसी तरह G1 के साथ B20 हो सकता था। तो अब ये 20 तरीके से। तो हर जब गर्ल कैंडिडेट चुन ली जाएगी तो बॉयज़ का सिलेक्शन 20 तरह से हो सकता था। तो यानी कि या तो आप ऐसा करें 20-20-20 15 बार जोड़ दें, या 15-15 20 बार जोड़ दें, तो हर बार 300 ही आ रहा है। लेकिन अपन इस तरह से नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह से कर रहे हैं? संक्रियाओं के मूलभूत सिद्धांत को काम में लेके। आपको क्या यूज करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक कार्य 20 प्रकार से हो रहा है, दूसरा 15 प्रकार से हो रहा है, तो दोनों साथ साथ 20 × 15 300 प्रकार से हो रहे हैं। तो एक छात्र और एक छात्रा को चुनने के तरीकों की संख्या 300 हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर अब दे रखा है, फिर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परीक्षा हॉल के 4 दरवाजे हैं, उसमें एक विद्यार्थी किसी एक दरवाजे से प्रवेश कर दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने के तरीकों की संख्या बताइए। देयर आर 4 डोर्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन स्टूडेंट एंटर्स थ्रू वन डोर एंड कम्स आउट थ्रू अनदर डोर। एक हॉल दे रखा है, हॉल में आपके 4 दरवाजे हैं, 1 2 3 और ये 4। अब कोई भी विद्यार्थी अंदर चला गया, सपोज पहले गेट से चला गया, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और ये 4। अगर वो पहले गेट से एंटर करता है तो दूसरे गेट से बाहर आ सकता है, तीसरे गेट से बाहर आ सकता है, चौथे गेट से बाहर आ सकता है। यानी पहले गेट से अंदर जाने के बाद 3 किसी भी गेट से आ सकता है। यानी कि जाने के
4 तरीके हो गए। पहले गेट से ही क्यों गया, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, किसी भी गेट से जा सकता है। तो जाने के तरीक़ों की संख्या तो कितनी है, जाने के तरीक़ों की संख्या 4 और बाहर निकलने के तरीक़ों की संख्या 3। तो कुल कितने तरीके हो गए, 12 तरीके हो गए। हॉल है, 4 उसमें द्वार हैं, किसी भी गेट से जा सकता है, लेकिन दूसरे गेट से निकल के आएगा। तो जाने के तरीके 4, जिस गेट से गया उससे तो आना नहीं है, अब आने के लिए 3 गेट बचे। तो जाने के तरीके 4 और अंदर से बाहर निकलने के तरीके 3, तो कुल तरीके कितने हो गए, 12 तरीके हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आप देख लें, वही फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं। यदि कोई एक कार m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से, और दोनों में से कोई एक m प्लस n प्रकार से। अब देखें यहाँ, एक व्यक्ति के पास 6 पैंट तथा 5 कमीज़ें हैं। वह कितने प्रकार से एक कमीज और एक पैंट पहन सकता है, सेलेक्ट करने होंगे उसको। ए पर्सन हैज़ 6 पैंट्स एंड 4 शर्ट्स। इन हाउ मेनी वेज ही कैन वियर ए पैंट एंड ए शर्ट। तो 6 पैंट हैं उसके पास, 6 पैंट है तो पैंट कितने तरह से सेलेक्ट कर सकता है, 6 तरह से। और सपोज उसने पहली पैंट सेलेक्ट कर ली P1 सेलेक्ट कर ली, तो शर्ट कितने तरह से सेलेक्ट करेगा, 5 तरीके से। तो कुल तरीके कितने हो गए, शर्ट के चुनने के तरीके, पैंट के चुनने के तरीके, दोनों का गुणा कर दें। वही फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। यदि एक कार m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से। पैंट चुनने के तरीके 6 हो गए और शर्ट चुनने के तरीके 5 हो गए। तो 6 गुणा 5, 30 प्रकार से वो ड्रेस सेलेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सामान्य चल रहा है। अगर 2 से ज़्यादा कार्य हों तब भी होगा, वो अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का एक विद्यार्थी भरतपुर से जयपुर रुककर कोटा बस द्वारा जाता है। यदि भरतपुर से जयपुर के लिए 17 बस और जयपुर से कोटा के लिए 8 बसें हैं, भिन्न भिन्न समयों पर उपलब्ध हैं, वह विद्यार्थी भरतपुर से जयपुर रुकते हुए कोटा कितने प्रकार से जा सकता है। दोबारा से अगेन, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट गोज फ्रॉम भरतपुर टू कोटा बाई बस आफ्टर स्टेइंग एट जयपुर। If 17 buses are available from Bharatpur to Jaipur and 8 buses are available from Jaipur to Kota on different timings, in how many ways a student can go to Kota from Bharatpur after staying at Jaipur। यानी कि इसको भरतपुर से कोटा जाना है, जयपुर तक रुकना है। तो पहले तो भरतपुर से जयपुर आने के तरीके, भरतपुर से जयपुर आएगा वो कितने तरीके से, कितनी बसें उपलब्ध हैं। भरतपुर से जयपुर के लिए उसके पास 17 बसें उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको जयपुर से कोटा जाना है। तो जयपुर से कोटा के लिए कितनी बसें उपलब्ध हैं, जयपुर से कोटा के लिए 8 बसें उपलब्ध हैं। तो बस कुल तरीके कितने हो गए, 17 गुणा 8 हो गए। 17 गुणा 8 यानी कि 80 और 56 136 हो गए। दोबारा से भरतपुर से कोटा जाना था लेकिन बाया जयपुर। पहले वो भरतपुर से जयपुर आएगा, भरतपुर से जयपुर के लिए 17 बस उपलब्ध हैं। फिर जयपुर से कोटा जाएगा, जयपुर से कोटा के लिए 8 बसें उपलब्ध हैं। और ये आपको पता है, एक काम m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से किए जा सकते हैं। तो इस तरह से बस से पहले भरतपुर से जयपुर आया 17 प्रकार से, फिर जयपुर से कोटा गया 8 प्रकार से। भरतपुर से जयपुर किसी भी बस से आ सकता है और जयपुर से कोटा भी किसी भी बस से जा सकता है। तो कुल तरीके 136 हो गए। अब जो आपने प्रिंसिपल लिखा है उसका जनरलाइजेशन कर देते हैं। अभी अपन 2 कार की बात कर रहे थे, 2 से ज़्यादा 3 कार हो सकते हैं। यदि एक कार m प्रकार से हो रहा हो, दूसरा n प्रकार से हो रहा हो, तीसरा p प्रकार से हो रहा हो, तो तीनों साथ साथ m इंटू n इंटू p प्रकार से हो जाएंगे। और तीनों में से कोई एक m प्लस n प्लस p प्रकार से हो जाएंगे। अब 3 कार की बजाय n कार दे रखे हों, n कार देखें यहाँ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे n कार दे रखे हों, पहला कार m1 प्रकार से हो रहा है, दूसरा m2 प्रकार से हो रहा है, तीसरा m3 प्रकार से हो रहा है, और इसी तरह से nवां कार mn प्रकार से हो रहा है। तो n कार साथ साथ m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू mn प्रकार से, और उनमें से कोई एक तो जोड़ देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn प्रकार से। तो कई बार क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो जाता है। अपन ऐसा नहीं है कि एक बार जोड़ के देखना है और एक बार गुणा करके देखना है, जो आंसर आ गया फिर बल्ले बल्ले हो गई, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि सारे कार्य साथ साथ हो रहे हैं या कोई एक कार्य हो रहा है। कई बार पता नहीं पड़ रहा कि सारे कार्य साथ साथ हो रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को जब भी कन्फ्यूजन होगा थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे। यही लिखा है, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, देखें क्या लिखा है।
यदि n स्वतंत्र कार्य क्रम से m1, m2, m3, mn प्रकार से किए जा सकें तो ये सभी कार्य साथ साथ m1 इंटू m2 इंटू m3 डॉट 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 इंटू mn प्रकार से, और इनमें से कोई एक कार्य m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn प्रकार से किया जा सकता है। यानी सारे कार्य साथ साथ हैं तो उन सब तरीकों का गुणा होगा, और एक ही कार्य करना है तो उन सारे तरीकों को जोड़ देंगे आप। फिर एक बार और पढ़ लेते हैं। इफ़ n इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू mn बेज respectively, then all these operations can be performed simultaneously in m1 into m2 into m3 dot 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 into mn batch, and any one of them can be performed in m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 plus mn batch। यानी कि दो से ज़्यादा कार्य हों तब भी आपका ये फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग काम में ले सकते हैं। इन पे एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जो पुस्तक विक्रेता की बात कर रहे थे उस पर 2 प्रकार की पुस्तकें थीं, अब ये 3 प्रकार की दे दी हैं। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता के पास 5 गणित की पुस्तकें, 6 भौतिकी की पुस्तकें और 4 रसायन की पुस्तकें हैं। एक विद्यार्थी द्वारा 1 गणित, 1 भौतिकी और रसायन की पुस्तकें खरीदने के तरीके कितने होंगे? मैथ्स की पुस्तकें कितनी हैं आपके पास? मैथ्स की पुस्तकें हैं आपके पास 5, फिजिक्स की पुस्तकें 6 और केमिस्ट्री की पुस्तकें हैं 4। एक कार्य m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तीसरा p प्रकार से, तो तीनों साथ साथ m इंटू n इंटू p प्रकार से। 5 मैथ्स की बुकें, 6 फिजिक्स की बुकें और 4 केमिस्ट्री की बुकें, तो तीनों में से एक एक बुक खरीदनी है। तो कुल तरीके कितने हो गए? 5 गुणा 6 गुणा 4, कितना? 120 तरीके से आप एक पुस्तक खरीद सकते हैं। वही फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग अप्लाई किया और बिल्कुल आसान क्वेश्चन और करते हैं आगे क्वेश्चन। एक 10 मंजिले मकान की प्रथम मंजिल यानी कि ग्राउंड फ्लोर भूतल से 5 व्यक्ति लिफ्ट में सवार होते हैं, यह मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी मंजिल पर लिफ्ट से उतर सकता है। सभी 5 व्यक्तियों के 9 मंजिलों में से किसी पर भी उतरने के तरीकों की संख्या बताइए। दोबारा से 10 फ्लोर हैं, एक बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे मैं यहाँ बिल्डिंग बना देता हूँ। ये बिल्डिंग आपकी इस तरह से है, इसी में बना लेते हैं। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट है, इसमें 5 व्यक्ति एंटर हो गए। अब ये यहाँ से जाएंगे, ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया। ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 यानी कि G+9 10 मंजिल की पूरी बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर से आपके 5 कैंडिडेट लिफ्ट में एंटर हो गए। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 5 पर्सन्स एंटर इनटू द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए 10 फ्लोर हाउस। सपोज ईच ऑफ them can leave the lift independently at any floor. Find the total number of ways in which each of the 5 person can leave the lift at any of the 9 floor. 5 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति P1, दूसरा व्यक्ति P2, तीसरा व्यक्ति P3, चौथा P4 और 5वां P5। अब सभी को लिफ्ट छोड़नी है, लिफ्ट से उतरना है तो कितने तरीके से उतर सकते हैं? अब ग्राउंड फ्लोर पर चढ़ना है तो ग्राउंड फ्लोर पर तो उतरेंगे नहीं, तो पहले फ्लोर पर जो भूतल है वहाँ तो चढ़ गए। अब 9 फ्लोर बचे, तो पहला व्यक्ति कितने प्रकार से उतरेगा? 9 प्रकार। पहला 9 प्रकार से उतर गया तो दूसरा कितने प्रकार से? 8 प्रकार से या कुछ और? 8 प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि पहला जहाँ उतर गया वो दूसरों को मना थोड़ी करेगा कि तुझे नहीं उतरना है। अगर पहला 9 प्रकार से उतरा है तो दूसरा भी 9 प्रकार से। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी तल पर लिफ्ट को छोड़ सकता है, लिफ्ट से उतर सकता है। तो दूसरा भी 9 प्रकार से, तीसरा भी 9 प्रकार से, चौथा भी 9 प्रकार से, 5वां भी 9 प्रकार से। यानी कि अगर एक व्यक्ति 9 प्रकार से उतरता है तो दूसरा भी 9, तीसरा भी 9, चौथा भी 9, 5वां भी 9, तो कुल तरीके कितने हो गए? फिर कुल तरीके हो गए 9 की पावर 5, सबका गुणा हो जाएगा। एक व्यक्ति 9 तरह से उतरेगा, दूसरा भी 9 तरीके से उतरेगा, तीसरा भी 9 तरीके से उतरेगा, चौथा भी 9 तरीके से उतरेगा, 5वां भी 9 तरीके से उतरेगा। तो पहले के उतरने के तरीके 9, सबके तरीके गुणा कर दिया। कौन सा प्रिंसिपल लगाया? एक कार M1 प्रकार से, दूसरा M2 प्रकार से, तीसरा M3 प्रकार से, इसी तरह से nवां Mn प्रकार से। तो सारे कार साथ साथ करने के तरीके M1 इंटू M3, M2 इंटू M3
अप टू mn। तो 9 गुणा 9 गुणा 9 5 बार हो गया 9 की पावर 5। यही क्वेश्चन दोबारा लिखा है, आगे देखते हैं। हाँ, अब आप देखें, देखो क्या चेंज है इसमें। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक 10 मंजिले मकान की प्रथम मंजिल से 5 व्यक्ति लिफ्ट में सवार होते हैं, यह मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी मंजिल पर लिफ्ट से उतर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग मंजिल पर उतरे, तब सभी 5 व्यक्तियों के लिफ्ट से उतरने के तरीकों की संख्या। पहले ये कंडीशन नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग मंजिल पर उतरे, पहले था सभी को उतरना है, कहीं भी उतर सकते हैं, तो एक ही मंजिल पे भी सारे उतर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, हर पर्सन को अलग अलग उतरना है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 5 persons एंटर इनटू द लिफ्ट केबिन from the ground floor of a 10 floor house. Suppose each of them can leave the lift independently at any floor. If each of the 5 persons leave the lift at different floor, then find the total number of ways in which these 5 persons can leave the lift. अब कंडीशन लगा दी कि सभी को कहाँ उतरना है, डिफरेंट फ्लोर पर उतरना है, डिफरेंट फ्लोर पर लिफ्ट को छोड़ना है। तो अब कैसा होगा, पहले की तरह ही कर लेते हैं, जैसे P1, P2, P3, P4, P5। पहला व्यक्ति कितने तरह से उतरेगा, 9 तरह से। ग्राउंड फ्लोर से चढ़ गया तो वहाँ तो उतरेगा नहीं, अब ऊपर जाएगा तो ऊपर 9 फ्लोर बचे, 9 तरह से। अब पहला व्यक्ति जिस फ्लोर पर उतरेगा उस पर दूसरा नहीं उतरेगा, तो दूसरे के पास कितनी चॉइस है, 8 चॉइस है, तो दूसरा 8 प्रकार से। अब 2 फ्लोर पे तो ये उतर गए, तीसरा इन पे नहीं उतरेगा, किसी और पे उतरेगा, तो तीसरे के लिए कितनी चॉइस है, 7, चौथे के लिए 6, इसके लिए 5। तो कुल तरीके कितने हो गए, फिर इन सबका गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करने के बाद जो भी संख्या आ जाएगी, ये सभी 5 व्यक्तियों के अलग अलग फ्लोर पर उतरने के तरीकों की संख्या हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोलते हैं एक और क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला से 4 असमान अक्षर लेकर कितने विभिन्न शब्द अर्थयुक्त और अर्थहीन बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स मीनिंगफुल और मीनिंगलेस of 4 different letters can be formed from the English alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, 26। तो बनने वाले शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन लेटर्स, बनने वाले शब्दों की संख्या। फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करेंगे 26 में से, अब एक आ गया तो दूसरा लेटर सेलेक्ट होगा 25 में से, तीसरा होगा 24 में से और फोर्थ होगा 23 में से। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा ये आपके क्या हो गए, 26 अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से 4 अक्षरों के बनने वाले शब्दों की संख्या। तो एकदम आसान क्वेश्चन, फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से डायरेक्ट हो रहे हैं। और आप देखते हैं बहुत बार एग्जाम में अपन को अटपटा लग सकता है, लेकिन इसी से हो जाते हैं क्वेश्चन, आगे ज़्यादा यूज ही नहीं होता। तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर वो आपको याद रहेंगी तो आसानी से आप कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक कार्य M1 प्रकार से, दूसरा M2 प्रकार से, तीसरा M3 प्रकार से, इसी तरह से Mn प्रकार से कार्य हो रहे हों, तो सभी कार्य साथ साथ M1 इंटू M2 इंटू M3 डॉट 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 इंटू Mn प्रकार से होंगे। फिर आगे देखते हैं 15, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्कूल व्याख्याता प्रथम ग्रेड RPSC के गणित के प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हों, तब आप सभी प्रश्नों के उत्तर कितने प्रकार से दे सकते हैं। वही फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर आर 150 मल्टीपल चॉइसेज क्वेश्चन इन द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल लेक्चरर RPSC फर्स्ट ग्रेड। इफ एवरी क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेज, देन इन हाउ मेनी वेज यू कैन गिव द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और इसी तरह लास्ट में क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 150। अब पहले क्वेश्चन अपन को ये नहीं कहा है कि सही देना है आंसर या कैसे गलत देना है, आपको तो चॉइस भरनी है, कितने तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितने तरह से दे सकते हैं, 4 तरह से। कुल चॉइस है, कुल विकल्प। पहले क्वेश्चन का आंसर आप 4 तरह से दे सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर 4 तरह से दे सकते हैं। अगर 2 ही क्वेश्चन दे रहे होते, 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो 4 गुणा 4 16 तरह से आंसर दे सकते थे। 16 कौन कौन से तरीके होते हैं अगर आप इसमें काउंट करें तो पहले का पहला, दूसरे का पहला, पहले का पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, पहला, चौथा। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने फर्स्ट ऑप्शन भर दिया हो तो दूसरे क्वेश्चन का 1 2 3 4 कोई भी भर सकते थे। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में
मतलब पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन भर दिया हो तो दूसरे क्वेश्चन का पहला भर सकते थे, दूसरा भर सकते थे, तीसरा भर सकते थे, चौथा भर सकते थे। पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन भर दिया हो तो दूसरे का पहला भर सकते थे, दूसरा भर सकते थे, तीसरा भर सकते थे, चौथा भर सकते थे। पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपने भर दिया हो तो दूसरे क्वेश्चन का पहला भर सकते थे, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये टोटल अपने काउंट कर लिया सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए 4 गुणा 4 4 स्क्वायर 16 केस हो गए। यानी कि 2 क्वेश्चन के आंसर देने के कुल कितनी स्थितियाँ हैं? 16 स्थिति। लेकिन आपको कितने आंसर देने हैं? 150। तो सबका क्या होगा? हर क्वेश्चन के आंसर देने के 4 विकल्प हैं आपके पास। तो कुल विकल्प कितने हो गए? कुल विकल्प आपके पास हो गए 4 गुणा 4 गुणा 4। कितने बार करने हैं आपको? 150 बार। तो 4 टू दी पावर 150। ये इतने तरह से आप इनके आंसर्स दे सकते हैं, इतनी चॉइस है। तो दोबारा से ये आपने पढ़ा, अभी 2 चीज़ें पढ़ी आपने, फैक्टोरियल क्रमगुणित n और एक फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। उस पर आपने क्वेश्चन किए, फैक्टोरियल पे कुछ रिजल्ट्स किए और फिर कुछ क्वेश्चंस किए। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट करेंगे। जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो वो आगे पढ़ेंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो उनको रिपीट करेंगे। अब मैं 2 शब्द और बताता हूँ आपको। अब 2 शब्द हैं अपने पास, एक तो है अरेंजमेंट और दूसरा है आपके पास ग्रुप और सिलेक्शन, व्यवस्था या चयन। तो व्यवस्था क्या है? कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व व्यवस्था कहलाता है। दोबारा से, कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व यानी क्रम बदल दें तो वस्तुओं के गुणधर्म बदल जाएं, उनकी नेचर बदल जाए और तो मतलब चेंज हो जाए। क्रम का महत्व हो तब वो व्यवस्था बनता है। और समूह में क्या है? कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व नहीं हो, वो समूह कहलाता है। Collection of things in which we consider their order is called an arrangement, and collection of things in which we do not consider their order is called a group, or you can say selection. अगर क्रम का महत्व है तो व्यवस्था बनेगी, क्रम का महत्व नहीं है तब समूह बनेगा। जैसे आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने बताया राम। अब किसी ने आपके मित्र से पूछा कि भाई उसका नाम क्या है, उसने बता दिया MAR, मर। नाम तो वही है, स्पेलिंग लेटर्स वही है, लेकिन ऑर्डर चेंज कर दिया तो नाम अर्थ का अनर्थ हो गया। इसका मतलब यहाँ क्रम का है महत्व है। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, जो नंबर्स वो लेटर्स लिखे हैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। क्या बताया था व्यवस्था में? दोबारा से, कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व व्यवस्था कहलाता है। यहाँ क्रम का महत्व है। आपसे पूछा आपका रोल नंबर क्या है, आपने कहा 456 456। आपके घर के दूसरे मेंबर से पूछा, आपके भाई से पूछा कि उसका रोल नंबर क्या है, उन्होंने बता दिया 465। अब रोल नंबर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज हो गया, रोल नंबर चेंज हो गया। तो पूछने वाला कन्फ्यूज हो गया कि या तो ये भूल गए या गलत बताया जा रहा है। तो ये क्या है? यहाँ क्रम का महत्व है। क्रम का महत्व होता है तो ये अंकों की व्यवस्था है, वो अक्षरों की व्यवस्था है। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट है। दोबारा से, कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व हो, यानी क्रम बदलने से उनके गुणधर्म और प्रकृति में परिवर्तन आ जाता हो, व्यवस्था कहलाता है। और कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व ना हो, वो समूह या चयन कहलाता है। जैसे पूछें, जैसे अपन देखते हैं समूह, जैसे कुछ चोरी चकारी ज़्यादा हो रही हैं गांव में, तो गांव के लोगों ने क्या किया कि नए नए लड़कों को इकट्ठा करके टोलियां बना दी। एक ग्रुप बना दिया, राम मोहन श्याम। राम, मोहन और श्याम। अब ये क्या करता है, ये ग्रुप रात को चौकीदारी करता है। चौकीदारी में क्या करना है? शोर मचाना है, जागते रहो और बिसल बजानी है, तो लोग जागते रहेंगे। अब राम मोहन श्याम सीरियल से घूम रहे हो, या राम श्याम मोहन घूम रहे हो, या मोहन श्याम राम घूम रहे हो, यहाँ क्रम का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो चौकीदारों की टोली हो गई, एक ग्रुप हो गया। तो इसमें क्या है? क्रम का कोई महत्व नहीं है। क्रम का महत्व नहीं है तो ये क्या है? समूह है, ग्रुप है। दोबारा से, कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जब उनके क्रम का महत्व ना हो, वो उनका समूह कहलाता है, ग्रुप कहलाता है।
और कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व हो, वो व्यवस्था कहलाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप स्कूल आए, आपके मित्र ने पूछा भाई क्या खाया, तो आपने कहा रोटी सब्जी दाल। उसने आपके घर के दूसरे मेंबर से पूछा कि भाई आज क्या खाया, उसने कहा रोटी दाल सब्जी। फिर घर के तीसरे मेंबर से पूछा, उसने कहा दाल रोटी सब्जी। सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन पूछने वाले को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था, वहाँ रोल नंबर पूछा था, एक ने बता दिया 456, दूसरे ने बताया 465, तो कन्फ्यूजन हो गया कि या तो गलत बोल रहे हैं या भूल गए। यहाँ सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, अलग अलग सीरियल से बता रहे हैं, लेकिन पूछने वाले को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूछने वाला समझ गया कि भाई दाल रोटी खाई है, आज हलवा पूरी का नंबर नहीं आया है। तो जब ये क्रम का महत्व नहीं है, तब तो ये क्या है, समूह है। और जब क्रम का महत्व है, ये व्यवस्था है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन करते ही ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ अरेंजमेंट होगा या सिलेक्शन होगा, यानी कि ऑर्डर का कंसिडरेशन है या नहीं है, क्रम का महत्व है या नहीं है। ये पता पड़ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, और ये पता नहीं पड़ेगा तो कन्फ्यूजन होगी, फिर आंसर मिस्टेक हो जाएगी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपन इसी को। कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उन वस्तुओं के क्रम का महत्व हो, अर्थात उनके क्रम बदलने से संग्रह की प्रकृति व गुण बदलते हों, व्यवस्था कहलाता है, और वस्तुएं व्यवस्थित कहलाती हैं। दोबारा से, ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन विच वी कंसिडर देयर ऑर्डर, दैट इज विद द चेंज इन देयर सीरियल ऑर्डर द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कलेक्शन changes is called an arrangement and things are called arranged। कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व हो, यानी क्रम बदलने से उनकी प्रकृति और गुणों में अंतर आ जाता हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वो तो कहलाते हैं आपके अरेंजमेंट, और वस्तुएं व्यवस्थित कहलाती हैं। और जब क्रम का महत्व ना हो, कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व ना हो, अर्थात उनका क्रम बदलने से संग्रह की प्रकृति व गुणों पर कोई प्रभाव ना पड़े, समूह या चयन कहलाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन विच वी डू नॉट कंसिडर देयर ऑर्डर, दैट इज देयर इज नो चेंज इन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कलेक्शन ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर इज कॉल्ड ए ग्रुप और सिलेक्शन। यानी कि जब अपन ऑर्डर का कंसिडर करेंगे तब तो क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, और ऑर्डर को कंसिडर नहीं करेंगे तब क्या होगा, ग्रुप होगा। एक बार दोबारा से, दी हुई वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व हो, व्यवस्था कहलाता है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन विच वी कंसिडर देयर ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट। और जब वस्तुओं में ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व ना हो, तो वो समूह कहलाता है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन विच वी डू नॉट कंसिडर देयर ऑर्डर इज कॉल्ड ए ग्रुप। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और जब अपन वस्तुओं के कई बार तो समूह बनाने होंगे, कई बार व्यवस्थाएं बनानी होंगी। जब आप व्यवस्थाएं बनाएंगे तो उन वस्तुओं के क्रमचय बनते हैं, और जब समूह बनाएंगे तो उन वस्तुओं के संचय बनते हैं। इनके साथ साथ दो शब्द और आते हैं, तो वो दो शब्द और पढ़ लेते हैं अपन। फिर दो शब्द आते हैं, क्रमचय और संचय। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर जितनी व्यवस्थाएं बनती हैं वो उनके क्रमचय कहलाते हैं। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर जितनी व्यवस्थाएं बनेंगी वो उनके क्रमचय कहलाते हैं। और दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को साथ लेकर जितने समूह बनेंगे, जितने ग्रुप बनेंगे, वो उनके संचय कहलाते हैं। दोबारा से, दो शब्द थे, मैं दोबारा से उनकी परिभाषा देता हूँ। कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व व्यवस्था कहलाता है। कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व ना हो, वो समूह कहलाता है। फिर उसके बाद दो शब्द और नए आ गए, क्रमचय और संचय। क्रमचय आ गया, परमुटेशन आ गया। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर जितनी व्यवस्थाएं बन सकती हैं वो उन वस्तुओं के क्रमचय कहलाते हैं। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम आर कॉल्ड देयर अरेंजमेंट्स।
The different arrangements that can be made from given things taking some or all at a time are called their permutations. और इसी में अगर अरेंजमेंट को बदल के ग्रुप कर देते हैं तो वो कम्बिनेशन हो जाएगा। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर जितने समूह बनाए जा सकते हैं वो उनके संचय कहलाते हैं। Different groups that can be made from given things taking some or all at a time are called their combination. Number of permutations of n things taking r at a time is denoted by npr, or you can say capital P bracket n comma r. n वस्तुओं में से r को साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को npr से व्यक्त करते हैं या इसको कैपिटल P ब्रैकेट n कॉमा r लिख देते हैं। इसी तरह से n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या को ncr से व्यक्त करते हैं या कैपिटल C ब्रैकेट n कॉमा r से व्यक्त करते हैं। Again, number of combinations of n things taking r at a time is denoted by ncr, or you can say capital C in bracket n comma r. एक बार और, दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर जितनी व्यवस्थाएं बनती हैं वो उनके क्रमचय कहलाते हैं। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को npr या कैपिटल P ब्रैकेट n कॉमा r से व्यक्त करते हैं। एक बार संचय, दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर जितने विभिन्न समूह बनाए जा सकते हैं वो उनके संचय कहलाते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम गिवन थिंग्स टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम are called their combination. Number of combinations of n things taking r at a time is denoted by ncr, or you can say capital C bracket n comma r. तो इस तरह से दो शब्द आए आपके, व्यवस्था और समूह। व्यवस्था में क्रम का महत्व है, समूह में क्रम का महत्व नहीं है। और जितनी व्यवस्थाएं बनती हैं वो उनके क्रमचय कहलाती हैं, जितने समूह बनते हैं वो उनके संचय कहलाते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ये देखेंगे आपको व्यवस्थाएं बनानी है या समूह बनाने हैं। इन्हीं को एक बार दोबारा से पढ़ लेते, ये परमुटेशन पढ़ लेते हैं। पहले जो अपन बोल रहे थे वही हैं। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर बनाई जा सकने वाली विभिन्न व्यवस्थाएं उन वस्तुओं के क्रमचय कहलाते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या को हम संकेत npr या कैपिटल P ब्रैकेट n कॉमा r से व्यक्त करते हैं। तो ये आपके क्रमचय की बात हुई। फिर वो एक बार और पढ़ लेते हैं। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम गिवन थिंग्स taking some or all at a time are called their permutations. The number of permutations of n things taking r at a time is denoted by npr, or you can say capital P bracket n comma r. अब संचय की बात, संचय भी पढ़ लेते हैं एक बार। बिल्कुल वही परिभाषा जो पहले पढ़ रहे थे, पहले व्यवस्था थी, अब समूह कर दिया है। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर बनाए जा सकने वाले विभिन्न समूह या चयन उन वस्तुओं के संचय कहलाते हैं। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए विभिन्न संचयों की संख्या को हम ncr या कैपिटल C ब्रैकेट n कॉमा r से व्यक्त करते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम गिवन थिंग्स taking some or all at a time are called their combinations. The number of combinations of n things taking r at a time is denoted by ncr, or you can say capital C ब्रैकेट n comma r. तो इस तरह से ये क्रमचय और संचय की परिभाषा हुई। इनके बाद फिर अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो एक बार जो कुछ आपने पढ़ा वो दोबारा से रिवाइज करते हैं। आप क्रमचय संचय पढ़ना शुरू किया आज आपने। क्रमचय संचय सबसे पहले लिया आपने फैक्टोरियल, और वहाँ फैक्टोरियल आपने देखा n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू n, एक से लेके n तक की संख्याओं का गुणा वो n फैक्टोरियल कहलाते थे। फिर n फैक्टोरियल के साथ अपन ने कुछ रिजल्ट पढ़े। सबसे बढ़िया रिजल्ट जो था पहला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होता है, n से शुरू करके लगातार घटती हुई r संख्याओं का गुणा होता है। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आपको याद करना है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ r कंजुगेटिंग डिक्रीजिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद n से शुरू करके क्रमागत घटती हुई r संख्याओं का गुणा। फिर फैक्टोरियल के बाद आपने क्या पढ़ा,
फैक्टोरियल के बाद आ गया फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, संक्रियाओं का मूलभूत सिद्धांत। यदि कोई एक कार्य m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से। ज़्यादा हों 3 कार्यों, एक m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तीसरा p प्रकार से, तो तीनों साथ साथ m इंटू n इंटू p प्रकार से। और एक करना हो कोई इनमें से तो m प्लस n प्लस p प्रकार से। फंडामेंटल लॉ ऑफ counting, or you can say fundamental principle of counting. If one operation can be performed in m ways and another independent operation can be performed in n ways, then both operations simultaneously can be performed in m into n ways and any one of them in m plus n ways. फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग के बाद आपने 2 शब्द पढ़े, कुछ एग्जाम्पल कर लिए आपने। एक शब्द आया व्यवस्था और एक समूह। कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिनमें उनके क्रम का महत्व व्यवस्था कहलाता है और क्रम का महत्व नहीं हो तब समूह कहलाता है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन विच वी कंसीडर देयर ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट एंड व्हेन वी डू नॉट कंसीडर देयर ऑर्डर इट इज कॉल्ड ए ग्रुप। और दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर जितनी व्यवस्थाएं बनती हैं वो क्रमचय कहलाते हैं। यानी जब संग्रह में क्रम का महत्व होगा तो क्रमचय बनेंगे, परमुटेशन बनेंगे। जब आप ऑर्डर कंसीडर करेंगे तो परमुटेशन बनेंगे और क्रम का महत्व नहीं होगा तो संचय यानी कि कम्बिनेशन बनेंगे। जब आप ऑर्डर कंसीडर नहीं करेंगे तब वो कम्बिनेशन। अब आपको लेना है NPR का मान और NCR का मान। तो आज इतना ही। जिन लोगों को पहले से टच में नहीं है, जो मैंने एग्जाम्पल कराए पहले उन्हीं को करना है। आपके अपने एग्जाम्पल जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए वो करेंगे। आप इसमें काफ़ी एग्जाम्पल करेंगे, हम इसमें साथ साथ पहले आपको उन्हीं एग्जाम्पल को रिवाइज करना है क्लास के बाद और उन्हीं एग्जाम्पल को देखना है कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ प्लस हो रहा है, क्यों इनटू हो रहा है। ये क्यों का आंसर आपको अपने आप निकालना है। बेहद आसान चैप्टर है, एक बार आप पढ़ लेंगे, टाइम दे देंगे, बार बार इन्हीं को रिवाइज करेंगे। जब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाएंगे फिर आप कोई भी बुक लें, 11th वाली बुक ले लें और कोई कॉम्पिटिटिव की दे रखी है वो ले लें। अपनी सीट तो आपको करनी है ही, लेकिन वही है पहले अपनी वाली करनी है। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, आसान टॉपिक है, टिपिकल नहीं है, सबको ध्यान से देना है। अब बाकी फिर अगली क्लास में करते हैं। आज इतना ही, सभी को नमस्कार।